हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10 में मैथ्स का अपना चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स को कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर के सवालों पे आ चुके थे, जहां पर अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार, जानदार, मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अगर ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो या तो 3 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा। अब देखो, चूंकि ये सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में पूछा जाएगा सर, यानी कि इस सवाल को हमें सॉल्व करने का एक सब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होता है? तो सवाल को सॉल्व करने के सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब यह है सर कि हमें अपने सवाल के लिए पूरी कहानी लिख के बतानी पड़ेगी, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन एक एक स्टेप लिख के बताना पड़ेगा सर। तो यह होता है हमारा सब्जेक्टिव अप्रोच। तो सबसे पहले अपने सवाल के लिए सब्जेक्टिव अप्रोच को डिस्कस करेंगे। अब देखो सर, यह सवाल हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीशन में इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने सवाल को सब्जेक्टिव अप्रोच से बनाएं। इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने सवाल में सब कुछ लिख के बनाएं। हम कैसे कंपटीशन में सवालों को सॉल्व करते हैं? तो हम कंपटीशन में सवालों को एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सॉल्व करते हैं सर। तो सबसे पहले इस सवाल के लिए आप लोगों को सब्जेक्टिव अप्रोच सिखाऊंगा, उसके बाद इसी सवाल के लिए ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी सिखाऊंगा। तो अपने इस चैप्टर के सवालों को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी निंजा टेक्निक सीखी है, उन टेक्निक्स को यहां पे भी अप्लाई करते हुए सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं, ताकि सही तरीके से सवाल का डायग्राम बना पाए सर। सवाल यहां पे कह रहा है, अ वर्टिकल टावर stands on a horizontal plane and is surmounted by a vertical flagstaff of height h. At a point on the plane, the angles of elevation of the bottom and the top of the flagstaff are alpha and beta respectively. Prove that the height of tower is h tan alpha divided by tan beta minus tan alpha. अब देखो, इस सवाल के साथ आपके इस चैप्टर के प्रूव दैट वाले सवालों की कहानी होती है शुरू। और मैं आपको बता दूं सर कि इस चैप्टर के जो प्रूफ डेट वाले सवाल होते हैं वो हमेशा आपको बोर्ड एग्जाम में ज्यादा मार्क्स में ही पूछे जाएंगे, यानी कि 3 नंबर या तो ज्यादा मार्क्स, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप के भी सवाल होते हैं सर। तो कुल मिला के अब जितने भी सवाल चलेंगे ना, वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे सवाल के डिटेल्ड डिस्कशन पे जाने से पहले सवाल के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा सर, वो इंटरेस्टिंग वर्ड है सरमाउंटेड। अब देखो, इस वर्ड का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग ढूंढोगे ना, तो बहुत सारे टाइप के मीनिंग निकल के आएंगे। इस वर्ड के बहुत सारे अलग अलग डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, लेकिन अगर मैं इस वर्ड के लिए मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो मैथमेटिकली कहीं पे भी अगर आपको यह वर्ड दिख जाए तो आपको बस एक ही मीनिंग दिमाग में रखना है। कौन सी मीनिंग? तो याद रखना है, कभी भी सवाल के थ्रू अगर यह सवाल को बताना रहता है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो यह बताने के लिए इस वर्ड सरमाउंटेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि इस वर्ड के डिक्शनरी मीनिंग पे जाओगे तो बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे, लेकिन अगर मैं मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैथमेटिकली किसी भी सवाल में यह वर्ड आपको दिख जाए तो बस आपको एक ही मीनिंग दिमाग में रखना है। कौन सा मीनिंग सर? तो कभी भी अगर किसी सवाल को यह बताना होता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट है, तो यह कहानी बताने के लिए सवाल जो है कई बार इस वर्ड सरमाउंटेड का इस्तेमाल करता है। इस चीज को कॉपी पे लिख लो और दिमाग में भी याद रखना। इतना सभी को समझ में आया? यह कहानी सभी को समझ में आनी चाहिए। अब देखो, अगर किसी भी सवाल में सरमाउंटेड वर्ड का इस्तेमाल किया जाएगा ना, तो नॉर्मली 2 तरीके से आपको लैंग्वेज में कहानी मिलेगी। कैसे कैसे? या तो ऑन का इस्तेमाल करके या तो बाय का इस्तेमाल करके। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर ऑन का इस्तेमाल करके सरमाउंटेड के बारे में बताना जाना होगा सर, तो आपको ऐसे बोलेगा कि A इज सरमाउंटेड ऑन B, और यहीं पे अगर बाय का इस्तेमाल करके सरमाउंटेड के बारे में बताना रहेगा
तो सवाल कुछ ऐसे बोलेगा, ए इज सरमाउंटेड बाय बी। अब यहां पे भावनाओं को समझिएगा। स्टूडेंट्स को तो यह दिमाग में रहता है कि सरमाउंटेड आ रहा है, मतलब सवाल के अंदर हमें बोला जा रहा है कि किसी चीज के ऊपर कोई दूसरी चीज। अब देखो प्रॉब्लम कहां जाती है, तो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लैंग्वेज पढ़ के यह समझने में जाती है कि कौन सी चीज नीचे है और कौन सी चीज ऊपर है। भावनाओं को समझिएगा। सरमाउंटेड पढ़ के आपको यह समझ में आ जाता है कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, लेकिन बच्चों को लैंग्वेज से यह क्लियर नहीं हो पाता कि कौन सा ऑब्जेक्ट नीचे है और कौन सा ऊपर है। तो एक तरीका इसको क्लियर करने का यह हो सकता है कि आप अपने सवाल को दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, वहां से समझ में आ जाएगा कौन नीचे है और कौन ऊपर है। या दूसरा तरीका जो कि ज्यादा आसान तरीका है, एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा ट्रिक कैसे काम करती है। तो इस ट्रिक के मदद से ऑन का इस्तेमाल करके या फिर बाय का इस्तेमाल के सरमाउंटेड वर्ड के बारे में अगर आपको बताया जाएगा ना, तो तुम सीधे पता कर सकते हो कि ऊपर कौन है। तो दिमाग में रखना, ये जो ट्रिक है इससे सीधे पता कर सकते हो ऊपर कौन है। कैसे? तो यहां पे जैसे मैंने लिखा है उसके हिसाब से हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं सर, ए और बी। अब देखो पहले वाले लैंग्वेज में, यानी कि जब आपको ऑन का इस्तेमाल करके सरमाउंटेड के बारे में बताया जाएगा तो कैसे पता करेंगे कौन ऊपर कौन नीचे। तो याद रखिएगा, आपके ऑन वाले स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा ना वही ऊपर की तरफ होगा। हमेशा बाय डिफॉल्ट दिमाग में रखिएगा कि अगर सरमाउंटेड के बारे में ऑन का इस्तेमाल करते हुए बताया जा रहा है तो जिस ऑब्जेक्ट का ऑन से पहले इस्तेमाल किया गया है सर वो हमेशा ऊपर की तरफ होगा। यानी इस कंसेप्ट को यहां लगा दूं तो दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी, और ऑन से पहले किसकी बात की गई है? ए की बात की गई है, यानी कि ए ऊपर की तरफ है, बी नीचे की तरफ है। क्लियर हो गया सर? आगे चलते हैं, बाय वाले स्टेटमेंट को समझते हैं। अब देखो, अगर सरमाउंटेड के बारे में बाय वाले स्टेटमेंट की मदद से बताया जाता है तो यहां पे याद रखिएगा कि बाय के बाद जो चीज आती है ना सर वो ऊपर की तरफ होती है। यानी कि इस कंसेप्ट को यहां पे लगा दूं सर तो ये मुझे दिख रहा है बाय वाला स्टेटमेंट है, तो बाय वाले स्टेटमेंट में जो चीज बाय के बाद आती है सर वो ऊपर की तरफ होती है। यानी दो ऑब्जेक्ट ए और बी, और हमें यह कंफ्यूजन था कि ऊपर कौन होगा नीचे कौन होगा, तो सर का कंसेप्ट लगा दिया तो दिख रहा है बाय वाला स्टेटमेंट है जिसमें बाय के बाद जो चीज आती है वो ऊपर होती है। यानी बाय के बाद बी आ रहा है सर, यानी कि इसके लिए बी ऊपर है, ए नीचे है सर। तो यहां पे दोनों टाइप के स्टेटमेंट के लिए हमने क्लियर कर लिया कि कैसे पता करेंगे कौन ऊपर कौन नीचे। तो पता करने के दो रास्ते हैं सर। रास्ता नंबर एक है कि पूरे सवाल को दिमाग में हिंदी में ट्रांसलेट कर लो, वहां से समझ में आ जाएगा कौन ऊपर कौन नीचे। या फिर रास्ता नंबर दो जो कि ज्यादा आसान रास्ता है कि आपके सवाल में जो भी सरमाउंटेड वाली स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में देखो कि ऑन वाली स्टेटमेंट है या फिर बाय वाली स्टेटमेंट है। यानी कि सरमाउंट बताने के लिए सवाल ऑन के साथ काम कर रहा है कि बाय के साथ। अगर ऑन के साथ काम कर रहा है तो ऑन से पहले जो आता है वो ऊपर होता है, अगर बाय के साथ काम कर रहा है तो बाय के बाद जो आता है वो ऊपर होता है। अगेन इस कंसेप्ट को भी कॉपी पे लिख लीजिए फटाफट और दिमाग में भी रखिएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? और देखो ये वर्ड आपको मैथ्स में कई जगह मिलेगा, यहां मिला, जब वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर में जाएंगे ना तो वहां तो पता नहीं कितने सारे सवालों में आपको ये वर्ड मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया की वन शॉट रिवीजन लेक्चर देखी है तो वहां पे कई मैंने ऐसे सवाल आपको सॉल्व करवाए हैं जहां पे इस वर्ड का आपको इस्तेमाल मिला है। तो इस वर्ड के बारे में जितनी कहानी आपको समझाई मैं उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हुई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल ध्यान से सुनना। मान लो मैं आपको एक स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूं। स्टेटमेंट है अ स्फीयर इज सरमाउंटेड, अ स्फीयर इज सरमाउंटेड ऑन अ क्यूब। अब मैं आपको पूछूं सर कि मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया उस कंसेप्ट को लगा के बताओ कि कौन सा ऑब्जेक्ट ऊपर होगा कौन सा नीचे होगा। तो आप सबसे पहले कहोगे सर कि सवाल में जो दो चीजों का जिक्र हो रहा है वो है एक स्फीयर और एक क्यूब। ठीक है, एक स्फीयर है एक क्यूब है। कौन ऊपर है कौन नीचे है? तो सर ने सिखाया था
कि ऑन वाले सरमाउंट के स्टेटमेंट में जो ऑन के पहले होता है वो ऊपर होता है, तो ऑन के पहले क्या है, स्फेयर है, यानी कि स्फेयर ऊपर है, क्यूब नीचे है सर। यानी कहानी कुछ ऐसी है, कहानी कुछ ऐसी है सर कि एक क्यूब है और इसी के ऊपर एक स्फेयर सरमाउंटेड है। क्लियर हो गया। एक और स्टेटमेंट देखते हैं सर। अब जैसे मान लो यहां पे एग्जाम्पल में मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, यहां पे मैंने आपको कहा सर कि अ कोन इज सरमाउंटेड बाई अ कोन इज सरमाउंटेड, अ कोन इज सरमाउंटेड बाई यहां पे मैं बोलूं अ कोन इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर। मान लो मैं ये बोल देता हूं। अब अगेन मेरे कंसेप्ट को अप्लाई करके बताइए कौन ऊपर कौन नीचे। तो आप कहोगे सर इस सरमाउंट वाली जो स्टेटमेंट है उसमें बाई का इस्तेमाल किया गया और हमारे जो दो चीजें हैं यहां पे वो है हेमिस्फेयर और कोन। अब कोन और हेमिस्फेयर में कौन ऊपर कौन नीचे, तो सर का कंसेप्ट लगा दे। तो सर ने बताया था कि सरमाउंट के बाई वाले स्टेटमेंट में बाई के बाद जो होता है वो ऊपर होता है, यानी कि सर हेमिस्फेयर ऊपर है कोन नीचे है। यानी कहानी कुछ ऐसी होगी सर कि एक कोन है और इसी के ऊपर इस तरीके से हेमिस्फेयर है सर। तो क्या बन गया, एक आइसक्रीम बन गई। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि अचानक दिमाग में आइसक्रीम आ गया था। क्लियर है। तो कहानी सभी को यहां पे समझ में आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, समझ में आनी चाहिए। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। और यहां पे देखो एक छोटे से ट्रिक से आप इस सरमाउंट का सीधा मतलब भी याद रख सकते हो। देखो सरमाउंट जो वर्ड है वो सर और माउंट से मिलके बना है, यानी आप दिमाग में सीधी इसका मतलब ऐसे रख सकते हो कि किसी चीज के सर के ऊपर कोई चीज है, किसी चीज के सर के ऊपर कोई चीज है। सीधे भी आप एक ट्रिक के तरीके से मीनिंग यहां पे याद रख सकते हो, किसी चीज के सर के ऊपर कोई चीज है। कौन ऊपर है कौन नीचे डिसाइड करने का तरीका हमने सीख लिया है सर। इतनी कहानी क्लियर हुई, क्लियर होनी चाहिए। अब देखो अब जाके अपने सवाल के लैंग्वेज में चल के देखते हैं कि यहां पे कहानी कैसी चल रही है। ध्यान से देखिएगा। तो सवाल के अंदर कौन सी दो चीजों पे जिक्र हो रहा है सर जिसके लिए सरमाउंट का इस्तेमाल किया गया है। तो सवाल के अंदर वो दो जो चीजें जिनमें सरमाउंट का इस्तेमाल किया गया है सर वो है एक वर्टिकल टावर और एक फ्लैग स्टफ। अब फ्लैग स्टफ का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था सर कि ध्वज दंड को ही फ्लैग स्टफ कहते हैं। तो सवाल में हमारी वो दो चीजें जिसके लिए सरमाउंट का इस्तेमाल किया गया है वो एक वर्टिकल टावर और फ्लैग स्टफ। अब देखो अगर यहां पे आप कॉमन सेंस से भी सोचोगे ना तो कॉमन सेंस से भी समझ में आता है सर कि टावर नीचे होगा फ्लैग स्टफ ऊपर होगा, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि फ्लैग स्टफ के ऊपर टावर होगा। कभी ऐसा देखा है क्या प्रैक्टिकली कि एक ध्वज दंड है उसके ऊपर कोई बड़ी सी टावर खड़ी है? कभी भी ऐसा देखा है? नहीं देखा है सर। प्रैक्टिकली हमने क्या देखा है कि एक टावर होता है, टावर के ऊपर आपका झंडा लगा होता है, एक फ्लैग स्टफ लगा होता है सर। प्रैक्टिकली यही देखा है। देखो प्रैक्टिकल अप्रोच से भी समझ में आ रहा है कि यहां पे सवाल में कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा। आपको जो ट्रिक बताई है उससे भी पता कर सकते हो कौन ऊपर कौन नीचे। समझिएगा बात को। देखो यहां पे तो यहां पे ये रही सर हमारी सरमाउंट वाली स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट में देखें सर तो शुरुआत में टावर का जिक्र है, बाई वाला स्टेटमेंट है और बाद में फ्लैग स्टफ का जिक्र है। तो मैंने क्या सिखाया था, बाई वाले स्टेटमेंट में अगर सरमाउंट का इस्तेमाल होता है तो बाई के बाद में जो होता है वो ऊपर होता है, तो बाई के बाद में फ्लैग स्टफ है, यानी कि हमारा ये जो ध्वज दंड है सर ये ऊपर की ओर है। यानी कि एक टावर है उसके ऊपर हमारा ध्वज दंड है, उसके ऊपर हमारा फ्लैग स्टफ है। कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। अब ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनिएगा। तो इस चीज को अगर मैं 3D में ऑब्जर्व करूं तो कैसा दिखेगा सर? कुछ इस तरीके से मान लो मेरा टावर होगा सर, कुछ इस तरीके से मान लो मेरा टावर होगा और इसी टावर के ऊपर हमारा एक फ्लैग स्टफ होगा जिसमें एक झंडा लहरा रहा है। कुछ ऐसा ही फिगर बनेगा। अब हमें यह बहुत अच्छे से पता है सर कि हाइट एंड डिस्टेंस के जब हम सवाल बनाते हैं तो हम अपने 3 डायमेंशन में से किसी एक डायमेंशन पे ही नॉर्मली वर्क करते हैं। कौन से डायमेंशन पे वर्क करना है यह हमें सवाल का लैंग्वेज क्लियर कर देता है। अब यहां पे जब मैं सवाल को पढ़ रहा था तो सवाल के लैंग्वेज से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि टावर और फ्लैग स्टफ दोनों के लिए हाइट वाले डायमेंशन पे ही चर्चा हो रही है। यानी कि अपने टावर और फ्लैग स्टफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक वर्टिकल लाइन का ही इस्तेमाल करने वाले हैं सर। यानी कि हम अपने टावर को भी एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और अपने फ्लैग स्टफ को भी एक वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस तरीके से करेंगे सर कि अगर मैं ऑरेंज से अपने टावर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो इसी के जस्ट ऊपर हमारा ये
पिंक से फ्लैग स्टफ लगा हुआ है। ये कहानी सभी को समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर। अब देखो, अब यहां पे 3D मॉडल से समझते हैं कि सवाल एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखो, ऐसा ब्लू स्क्रीन अगर आपको किसी भी मेरे सवाल में मिल जाए तो समझ जाइएगा कि सर को बताने के लिए 3D मॉडल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे 3D मॉडल से थोड़ी कहानी को समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि सवाल में क्या हो रहा है। बिल्कुल ध्यान से देखो, सवाल के अंदर ना सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है। हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्या मतलब है, समझना बात को। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, समझना बात को। ये ब्लैक बोर्ड क्या है सर? ये एक वर्टिकल प्लेन है। ये जो प्लेन है सर, ये जो 2 डायमेंशन है, ये जो प्लेन है सर ब्लैक बोर्ड, ये कैसा रखा हुआ है? वर्टिकली रखा हुआ है। लेकिन यहीं पे अगर मान लो मैं इस डब्बे को ऐसा रख रहा हूं सर, तो ये क्या है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल वे में रखा हुआ है सर। तो ब्लैक बोर्ड क्या हो गया? वर्टिकल प्लेन। इसी को ऐसे पलट के ऐसे कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। यानी कि कुल मिला के अगर मैं आपको यह बोलूं सर कि कभी भी किसी सवाल में अगर हम जमीन की बात करते हैं, ग्राउंड की बात करते हैं, तो ग्राउंड कैसा दिखता है? ग्राउंड ऐसा ही तो होता है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ही तो होता है सर। तो किसी भी सवाल में अगर ग्राउंड की बात करनी होती है ना, तो कई बार घुमा के वो सीधे ग्राउंड नहीं बोलेगा, वो कहेगा एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से आपको क्या समझ जाना है कि कहानी कुछ इस तरीके से है सर, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब समझिएगा बात को, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना। यानी कि मान लो ये मेरा क्या है सर? हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मान लो ये क्या है सर? मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ध्यान से सुनना। अब आपको कहा जा रहा है सर कि इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक टावर है। लो, मैंने टावर लगा दिया। अब देखो और क्या कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है सर कि यही जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर टावर है ना, इसके ऊपर एक ध्वज दंड, एक फ्लैग स्टफ क्या है सर? सर माउंटेड है। तो ये भी हमने लगा दिया। तो फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है सर। क्लियर हो गया सभी को? सभी को दिख पा रहा है? फिगर दिख रहा होगा। फिगर कुछ ऐसा दिख रहा है सर। अब ध्यान से सुनिएगा। अब कहा जा रहा है सर कि इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ना हमारा ऑब्जर्वर कहीं पे है। इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हमारा ऑब्जर्वर कहीं पे है, और वो जो ऑब्जर्वर है सर, वो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे यहां कहीं पे है, और मेरे इस फ्लैग स्टाफ के टॉप को भी देख रहा है, बॉटम को भी देख रहा है। तो टॉप और बॉटम को देख के जो एंगल की कहानी बन रही है, वो एंगल के बारे में आपको बता दिया गया है सवाल में कि एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है। इसके साथ साथ सवाल ने आपको यह भी बता दिया है कि ये जो फ्लैग स्टाफ की हाइट है ना, वो हाइट h के बराबर है। अब इतना बता देने के बाद फाइनली सवाल आपको कह रहा है कि ये साबित करके दिखाओ, ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये जो टावर की हाइट होगी ना, ये टावर की हाइट होगी h tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा माइनस tan अल्फा। यानी कि आपको यहां पे h अल्फा बीटा के टर्म में जो डेटा गिवन है, उसके टर्म्स में आपको अपने टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है। सवाल फिर से रिपीट मार रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कह रहा है सर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, एक झंडा गिर गया, कोई बात नहीं। देखो यहां पे सवाल कह रहा है सर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर एक टावर खड़ा है। अब इसके बाद सवाल आगे कह रहा है कि इस वर्टिकल टावर के ऊपर ही एक फ्लैग स्टाफ क्या है सर माउंटेड है कुछ इस तरीके से। इस टावर के ऊपर ही हमारा जो फ्लैग स्टाफ है वो कुछ इस तरीके से सर माउंटेड है। अब मेरा जो ऑब्जर्वर है वो इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे कहीं पे है और वहां से ये मेरे फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को देख रहा है। अब टॉप और बॉटम को देखने पे जो एंगल की कहानी बन रही है, उन एंगल्स के बारे में सवाल ने आपको बता दिया कि इनमें से एक एंगल अल्फा है, दूसरा एंगल बीटा है। अब इसके बाद इसके अलावा सवाल ने आपको यह भी बता दिया है कि आपके इस फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो है h। तो आपको यहां पे h अल्फा और बीटा के टर्म्स में अपने टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है और यह साबित करना है कि h अल्फा और बीटा के टर्म में आपके टावर की जो हाइट आएगी वो आएगी h tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। सभी को सवाल का मतलब क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब आते हैं सर फिगर पे, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं सर इस फिगर को देखो ध्यान से, और इसको जब फ्रंट व्यू से देखोगे तो फ्रंट व्यू से देख के मेरे को बताओ कि आपको क्या दिख रहा है। ध्यान से देखो तो आप कहोगे सर कि फ्रंट व्यू से जब मैं अपने इस फिगर को देख रहा हूं सर, तो कहानी कुछ ऐसी मिल रही है कि यहां पे
यहां पे सामने से देखने पर, यहां पे सामने से देखने पर मुझे अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में सिर्फ एक लाइन दिख रही है। समझिएगा बात को सर, ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसी के ऊपर टावर की कहानी है सर। तो अगर मैं आपको कहूं कि इसको फ्रंट व्यू से सामने में देखो, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए बिल्कुल फ्रंट व्यू में देखने पे आपको क्या दिख रहा है सर? बस ये वाली लाइन दिख रही होगी। इसी वजह से याद करिए, जब भी हम ग्राउंड की बात करते हैं तो हम ग्राउंड को एक स्ट्रेट लाइन से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, एक लेवल्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आपको यहां पे रीजन मिल गया होगा कि क्यों सर हर बार जब ग्राउंड की बात करते हैं तो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि देखो, ग्राउंड एक्चुअली में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, मिट्टी भरी हुई है, लेकिन जब सामने से चीजों को ऑब्जर्व करोगे फ्रंट व्यू में, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपको क्या दिखेगा? सिंपली इस पूरे प्लेन के लिए एक लाइन दिखेगी। इसी वजह से अपने ग्राउंड को एक लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे हैं। कहानी समझ में आई? आनी चाहिए सर। तो सबसे पहले हमें जो दिख रहा है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने ग्राउंड को ड्रॉ कर लेते हैं। अब मैंने आपको कई बार बताया है सर कि इस चैप्टर के सवालों में कभी भी ग्राउंड की बात करनी होती है तो हम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल लेवल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपने इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इतना सभी को समझ में आया सर? आना चाहिए। थोड़ी सी और सीधी बना लेते हैं और अच्छा दिखेगा। सीधी लाइन बन जा, ऑलमोस्ट सीधी लाइन है, चल जाएगा काम। ठीक है सर, तो अपना लाइन बना लिया। अब ऑब्वियस सी बात है सर, इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर तो मेरा टावर है और इस टावर के ऊपर क्या है? मेरा फ्लैग स्टाफ है। अब टावर हवा में तो लहराता नहीं है सर, कहां होगा? मेरे प्लेन पे होगा, मेरे जमीन पे होगा सर। और मैंने आपको सिखाया है कि जमीन पे किसी भी कंस्ट्रक्शन की अगर बात करनी होती है तो आप बाय डिफॉल्ट अपना कंस्ट्रक्शन इस तरीके से बनाते हो कि वो जमीन के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, वो जमीन के साथ परपेंडिकुलर हो सर। तो यहां पे क्या बना लेते हैं? यहां पे अपना टावर, वर्टिकल टावर बना लेते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा। तो मान लो यहां पे कहीं पे मैंने अपना वर्टिकल टावर बना लिया सर, ठीक है। और ये वर्टिकल टावर इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड है कि ये जमीन के साथ, ये मेरे हॉरिजॉन्टल प्लेन को रिप्रेजेंट करने वाली लाइन के साथ 90 डिग्री बना रहा है, परपेंडिकुलर है। अब देखो, यहां पे आपके दिमाग में एक डाउट आ सकता है। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपको ये बहुत अच्छे से पता है सर कि हमारा जो फ्लैग स्टाफ होगा वो भी एक वर्टिकल लाइन से ही रिप्रेजेंट होगा और ये इसके ऊपर होगा। अब देखो, स्टूडेंट आर्ग्यू कर सकते हैं सर कि ये जो मैं अपने फ्लैग स्टाफ को इस वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं सर, तो मैं ऊपर की तरफ ऐसा भी बना सकता हूं, मैं अपना फ्लैग स्टाफ ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं, ऐसा भी बना सकता हूं। आखिर कुल मिला के टावर के ऊपर मैं अपने फ्लैग स्टाफ को कई तरीके से बना सकता हूं सर। तो कैसे डिसाइड करेंगे कैसा बनाना है? अब आपको चूंकि यहां पे सिंपली इतना बोला गया है कि टावर के ऊपर आपका फ्लैग स्टाफ सर माउंटेड है, कैसे सर माउंटेड है ये नहीं बोला गया है, तो आपको बाय डिफॉल्ट ये मान के चलना पड़ेगा कि ये भी बिल्कुल इसके ऊपर सीधा, बिल्कुल वर्टिकल तरीके से सर माउंटेड है। ये आपको बाय डिफॉल्ट मान के चलना पड़ेगा। तो चूंकि यहां पे सवाल के लैंग्वेज में मुझे ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि मेरे वर्टिकल टावर के ऊपर मेरा फ्लैग स्टाफ किस तरीके से सर माउंटेड है, क्या वो इंक्लाइंड है, क्या वो बिल्कुल सीधा है, तो इसी वजह से बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे कि मेरा जो फ्लैग स्टाफ है ना सर, वो बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल वर्टिकल पोजीशन में इसके ऊपर सर माउंटेड है। यानी कि अगर मैं इसको अपने डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं तो अपने टावर के ऊपर जब मैं पिंक से अपने फ्लैग स्टाफ को रिप्रेजेंट करूंगा सर, तो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूंगा। यानी कुल मिला के अगर मैं अपने टावर और अपने फ्लैग स्टाफ को एक साथ देखूं ना सर, तो एक साथ देखने पर यह कंप्लीटली एक लाइन जैसी लग रही है। यानी कि अपने टावर और फ्लैग स्टाफ को एक साथ देखने पर यह एक कंप्लीट लाइन जैसी दिख रही है। इतना सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, एक बहुत मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। तो यहां तक की कहानी सभी को समझ में आ रही है? आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब कौन सा कलर ले लूं, कौन सा ले लूं? मान लो स्काई ही ले लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखो, अगेन आपको बोला जा रहा है सर कि आपका जो ऑब्जर्वर है वो इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे नीचे से मेरे फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऑब्जर्वर यही कहीं है। अब इस चीज को जब आप सामने से देखोगे तो अगेन आपको क्या दिखेगा? आपको ऑब्जर्वर कहां पे दिखेगा? तो कहोगे सर इसी लाइन के ऊपर यहां पे मुझे कहीं अपना ऑब्जर्वर दिखेगा। सीधी बात है। अब यहां पे आपकी मर्जी है
कि आप अपने ऑब्जर्वर को इधर रखना चाहते हो या फिर आप अपने ऑब्जर्वर को इधर रखना चाहते हो। दोनों ही केसेस सही हैं। अब दोनों में से किसी तरीके से फिगर बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने ऑब्जर्वर को यहां मान के भी फिगर बना सकते हो, आप अपने ऑब्जर्वर को यहां मान के भी फिगर बना सकते हो। दोनों रास्ते आपको सही सॉल्यूशन की ओर ले जाएंगे सर, बिल्कुल निश्चिंत रहना। तो मान लो मैं रैंडमली अपने ऑब्जर्वर को यहां रख के चीजों को एनालाइज करता हूं, ठीक है। तो यहां नीचे में मेरा ऑब्जर्वर है जो कि मेरे फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम को देख रहा है सर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या आपके ऑब्जर्वर के डायमेंशंस पे बात हुई कि ऑब्जर्वर लंबा है, चौड़ा है, मोटा है? कोई बात नहीं हुई। यानी कि अपने ऑब्जर्वर को एक पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करेंगे सर, यानी कि अपने ऑब्जर्वर को एक पॉइंट ऑब्जर्वर की तरह ट्रीट करेंगे सर, ठीक है। अब यहां पे हमने अपने ऑब्जर्वर को भी रिप्रेजेंट कर लिया। तो कुल मिला के ये मेरा क्या है सर, ऑब्जर्वर है, और यही जो मेरे फ्लैग स्टाफ का टॉप और बॉटम है ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है सर, और यहीं पे जो मेरे फ्लैग स्टाफ का टॉप और बॉटम है ये ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। अब आप कह सकते हो कि सर सवाल ने तो सीधे सीधे कहीं पे नहीं बताया कि ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, आपने कैसे डिसाइड कर लिया? तो अगेन जो आपको ट्रिक सिखाई है पता करने की, यहां पे भी अप्लाई कर दीजिए। मैंने आपको सिखाया बहुत अच्छे से कि कोई भी ऐसा आपको हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल मिले जहां पे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन छिपाई जाती है, तो हमेशा सवाल में जो एंगल ऑफ एलिवेशन या फिर डिप्रेशन बताने वाली लाइन होती है उसी में इंफॉर्मेशन छिपी होती है। आप फ्रॉम ऑफ को ढूंढते हो, आपको अपने आप पता लग जाता है कि ऑब्जर्वर कहां है, ऑब्जेक्ट कहां है। इस कंसेप्ट को अप्लाई कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो इस कंसेप्ट को अप्लाई कर दे तो पहले यह पता करते हैं सर कि मेरे सवाल में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बताने वाली लाइन कौन सी है। तो ध्यान दीजिएगा सर, मेरे सवाल में एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन बताने वाली यही वाली लाइन है जिसको मैंने मार्क किया है। यही वाली लाइन है सर जो कि एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन के बारे में बता रही है कि अल्फा बीटा है सर, ठीक है। अब देखो, तो इसी लाइन में अब क्या करेंगे, इसी लाइन में ढूंढेंगे कि फ्रॉम ऑफ का इस्तेमाल कहां का है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन, एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब देखो मैंने आपको सिखाया है सर कि ये जो ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन बताने वाला ऑफ होता है उस ऑफ को नहीं लेते, उसको अलावा वाले ऑफ को लेते हैं। तो इसके अलावा वाले और कोई ऑफ है क्या सर? तो यहां पे देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ठीक है। तो एक ऑफ का इस्तेमाल मिला किसके लिए सर? बॉटम के लिए मिला। एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ। अब देखो यहां पे बॉटम और टॉप के लिए ऑफ का इस्तेमाल हो रहा है। किसका बॉटम टॉप? तो आपके फ्लैग स्टाफ का बॉटम टॉप। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया है सर कि ऑफ का जो इस्तेमाल है वो आपके फ्लैग स्टाफ के टॉप और बॉटम के लिए किया गया है। तो ऑफ का इस्तेमाल जिस चीज के लिए होता है वही मेरा ऑब्जेक्ट होता है सर। तो यहां पे लैंग्वेज से भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है कि ये दोनों ही मेरे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, जैसा कि मैंने हाईलाइट किया था। अब देखो फ्रॉम का इस्तेमाल कहीं नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट मिल गया है तो क्या इनडायरेक्टली ऑब्जर्वर नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, क्योंकि मुझे जो भी कंफ्यूजन है वो यहां यहां और यहां के लिए ही है सर। तो अगर मुझे ये क्लियर हो गया है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट है तो कॉमन सेंस से समझ में आता है कि जो बचा रह गया वही मेरा ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा, दैट्स इट। तो यहां पे अपने लैंग्वेज ट्रिक से बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सर कि ऑब्जर्वर कहां है और ऑब्जेक्ट की तरह क्या ट्रीट हो रहा है। और यही मेरे मुश्किल का काम होता है, यानी अपने फिगर का यही मेरा मेन पार्ट होता है जिस पे पहुंचने में मेहनत लगती है। ये बन गया, इसके बाद की कहानी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके बाद एंगल रिप्रेजेंटेशन फिगर में आसान होता है। पूरा फिगर बनने के बाद जो 30% काम होता है वो भी आसान होता है। तो मेन जो मेहनत वाला काम था वो कर लिया है सर, अब आगे का काम बहुत आसान होने वाला है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब अपने फिगर में एंगल बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेहनत वाला काम तो कर लिया सर, अब आसान काम पे चलते हैं। तो मुझे पता है सर कि एंगल की कहानी बताने के लिए मेरे पास हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, मेरे पास लाइन ऑफ साइट होना चाहिए सर। अब यहीं पे मुझे दिख रहा है सर, चूंकि दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो लाइन ऑफ साइट निकल के आएगी। पहले हॉरिजॉन्टल की बात कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए चाहिए ऑब्जर्वर की आंखें। अब चूंकि मेरा ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर है, तो अपने कंसेप्ट से मुझे पता है सर कि अगर ऑब्जर्वर पॉइंट ऑब्जर्वर होता है तो उसी पॉइंट पे ऑब्जर्वर की आंखें होती है, यानी कि यहीं पे ऑब्जर्वर की आंखें हैं, आंखों से सीधा देख लेगा, हॉरिजॉन्टल मिल जाएगा।
तो आंखों से सीधा देख लोगे तो यही ऑरेंज वाली लाइन तो मिलेगी, तो कुल मिला के यही ऑरेंज वाली लाइन आपके हॉरिजॉन्टल का काम कर रही है। और मैंने आपको सिखाया भी था कि अगर ग्राउंड पे कभी आपका ऑब्जर्वर लोकेटेड हो और आपका ऑब्जर्वर एक पॉइंट ऑब्जर्वर हो, तो उस केस में हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो ग्राउंड को रिप्रेजेंट करने वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वही हॉरिजॉन्टल का काम भी करती है सर। तो बहुत अच्छे से क्लियर है कि यही ऑरेंज वाली लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल है। अब लाइन ऑफ साइट कैसे बनाते हैं सर? तो अपने ऑब्जर्वर की आंखों को ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर देते हैं, लाइन ऑफ साइट मिल जाएगा। दो ऑब्जेक्ट है यानी कि दो लाइन ऑफ साइट मिलेगा सर। मान लो एक लाइन ऑफ साइट को ऑरेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, तो सबसे पहले अपने ऑब्जर्वर को इस ऑब्जेक्ट से ज्वाइन कर लेते हैं सर। तो यहां पे ज्वाइन करेंगे तो ये एक लाइन हमारे पास मिलके आ रही है। इसको और अच्छे से बना लेते हैं। अरे यार सीधी लाइन कभी तो बनती नहीं है मेरे से, चलो कोई नहीं, कोशिश जारी रहेगी। ऑलमोस्ट सीधी लाइन है सर। तो ये एक लाइन ऑफ साइट हमने बना लिया। अब दूसरी मान लो येलो से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा सर। तो अगेन ये ऑब्जर्वर की आंखें, ये मेरा दूसरा ऑब्जेक्ट की लोकेशन, यानी कि ये जो पिंक वाली, ये जो येलो वाली लाइन होगी सर, ये मेरी दूसरी लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। तो दोनों लाइन ऑफ साइट को ड्रॉ भी कर लिया सर। अब देखो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ध्यान से सुनिएगा। तो आपको बता दिया गया है कि आपके फ्लैग स्टाफ की जो हाइट है वो h है, यानी ये जो पिंक वाली दूरी है, चलो इसको पिंक से ही रिप्रेजेंट करता हूं, ये आपको बता दिया गया है सर कि ये जो पिंक वाली दूरी है ये कितनी है, h है सर। ठीक है, और क्या क्या बताया गया है? तो आपको यहां पे एंगल की कहानी भी बता दी गई है। तो एंगल की कहानी पे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा सर। देखो अब यहां पे मुझे कॉमन सेंस से, अपने कंसेप्ट से दिख रहा है सर कि ऑब्जर्वर से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन की कहानी बननी चाहिए थी और बन भी रही है। लैंग्वेज से ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। तो अगर सवाल सिर्फ एंगल बोलता, एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बोलता, तो भी डिसाइड कर सकते थे कि एंगल ऑफ एलिवेशन की ही कहानी बनेगी। दोनों के दोनों एंगल जो मिलेंगे वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही होने वाले हैं सर। क्लियर है? एंगल कैसे ढूंढते हैं? तो हमारे हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एक्यूट एंगल बनता है सर, वही मेरे काम का एंगल होता है। तो एक एक करके दोनों लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो ये रहा सर मेरा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, मान लो सबसे पहले अपने ऑरेंज वाले लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं सर। तो इनके लिए यहां पे अगर मैं अपने एंगल की बात करूं सर, तो एक ये ऑरेंज वाला एंगल दिख रहा है सर, एक ये ऑरेंज वाला एंगल दिख रहा है। मुद्दा ये सर काम का एंगल कौन होगा? तो इनमें एक्यूट कौन है सर? ये वाला एक्यूट है, यानी इसको नहीं लेंगे, अपने एक्यूट एंगल को ही लेते हैं। तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया। अब दूसरे एंगल ऑफ एलिवेशन पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा सर। तो हॉरिजॉन्टल अगेन यही है सर। अब मेरा दूसरा ये येलो वाला लाइन ऑफ साइट है। अब इनके लिए जब मैं एंगल की बात करूं सर, तो यहां पे एक ये वाला एंगल मुझे दिख रहा है सर, और एक ये वाला एंगल मुझे दिख रहा है। काम का कौन होगा सर? ये वाला, क्योंकि ये एक्यूट है, ये काम का नहीं होगा सर। यानी कि मुझे अपना दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन भी मिल चुका है। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अब यहां पे जब मैं अपने फिगर को देख रहा हूं ना, तो फिगर को देख के मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि ऑरेंज वाला एंगल ज्यादा बड़ा है येलो वाले के कंपैरिजन में। फिगर देख के समझ में आ रहा है सर कि येलो वाले के कंपैरिजन में ऑरेंज ज्यादा बड़ा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एंगल की कहानी अननोन वेरिएबल अल्फा बीटा के टर्म में बताई गई है। अब जब एंगल की कहानी अननोन के टर्म में बताई गई है, तो कैसे डिसाइड करें कौन बड़ा कौन छोटा? कैसे डिसाइड करेंगे सर? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे लैंग्वेज की मदद से डिसाइड करेंगे। कैसे? ध्यान से सुनना। तो आप देखोगे रेस्पेक्टिवली वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है, और रेस्पेक्टिवली का मतलब हम बहुत अच्छे से जानते हैं सर। पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, एंड सो ऑन। कहानी अप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे अगर मैं अपनी कहानी को अप्लाई करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से। देखो अगर मैं एंगल की बात करूं, तो पहले अल्फा का जिक्र हुआ, बाद में बीटा का जिक्र हुआ, तो अल्फा पे 1 लगा दिया, बीटा पे 2। अब यहां पे ध्यान देना, तो अगर मैं शुरुआत से इस लाइन को पढ़ता हूं, तो एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप। तो देखो पहले बॉटम का जिक्र है, बाद में टॉप का, यानी बॉटम पे नंबर 1, टॉप पे नंबर 2। कंसेप्ट लगा दीजिए, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा। तो पहले के लिए पहला यानी कि बॉटम के लिए अल्फा का इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि मेरे फ्लैग स्टाफ के बॉटम के लिए अल्फा का इस्तेमाल होगा। तो फ्लैग स्टाफ का बॉटम यहां पे है, यानी कि येलो वाली लाइन ऑफ साइट, यानी कि यही जो येलो वाला एंगल बॉटम की मदद से मुझे मिल रहा है सर, वही अल्फा होगा। तो ये क्या होगा? आपका अल्फा होगा। इसको येलो से ही बना लेते हैं। क्या होगा सर? ये अल्फा होगा। क्लियर हो गया?
तो यहीं से कॉमन सेंस से समझ में आ गया है कि अगर ये अल्फा है यानी कि ऑरेंज वाला क्या होना चाहिए सर, बीटा होना चाहिए। क्लियर है। और ऐसे भी जज कर सकते हो कि यहां पे फिगर में देखें सर, तो नंबर 2 के लिए नंबर 2, तो टॉप के लिए बीटा का इस्तेमाल हो रहा है, तो फ्लैगस्टाफ के टॉप के लिए हमने अपने ऑरेंज वाली लाइन ऑफ साइट का इस्तेमाल किया है, जिसके लिए ऑरेंज वाला एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, और कंसेप्ट के हिसाब से यही ऑरेंज वाला एंगल बीटा है सर। तो कौन अल्फा होगा कौन बीटा होगा, सभी को क्लियर हुआ क्या? बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। कहानी समझ में आई क्या? बिल्कुल आनी चाहिए सर। तो मेन फिगर अब हमारे सामने बहुत अच्छे से आ चुका है, इसी में हमें एनालिसिस करनी है। अब देखो फाइनली आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको इसी टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है, क्या होगा, इसी टावर की हाइट को कैलकुलेट करना है सर, क्या होगा। तो इसको कुछ वेरिएबल मान लेंगे सर, हमारा काम हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहां पे फिगर हमारे सामने आ चुका है सर। अगेन ये जो वर्टिसेस हैं इनकी अपनी मर्जी से कोई भी नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, बहुत सारे अल्फाबेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके इस फिगर का नॉमेनक्लेचर कर लेंगे सर। अब यहां पे अपने बुक वाले फिगर में चलते हैं सर, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे अपने बुक वाले फिगर में हम पहुंच चुके हैं सर। थोड़ा सा मैच करिए, क्या डिट्टो सेम टू सेम फिगर आपको नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। बुक ने क्या किया, ये जो मुझे अपने वर्टिकल टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है ना, उसको y मान लिया है सर, दैट्स इट। बुक ने क्या किया, ये जो हाइट मुझे कैलकुलेट करनी है BA, इसको क्या मान लिया है, इसको कुछ y मान लिया है। इतनी कहानी सभी को यहां पे क्लियर हो रही है क्या? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। यहां पे एंगल थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, कौन क्या है सर। तो यहां पे देखोगे बड़ा वाला एंगल बीटा है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ऑरेंज से हाईलाइट कर देता हूं, बड़ा वाला एंगल बीटा है, बड़ा वाला एंगल बीटा है, तो इसको भी अच्छे से लिख लेता हूं। और छोटा वाला एंगल अल्फा है, छोटा वाला एंगल अल्फा है, ध्यान दीजिएगा, फिगर से मैच कर लीजिए। बड़ा वाला बीटा है, छोटा वाला क्या है सर, अल्फा है। अब अपने फिगर पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन को यहां पे क्लियर कर लेते हैं। फिगर की कहानी सभी को समझ में आई, आनी चाहिए सर। तो 70% काम हो गया सर। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे फिगर में 70% काम हो गया है। अब हमें क्या करना होगा सर, अब हमें अपने फिगर में 30% वाले अप्रोच के लिए आगे बढ़ना है, अपने सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए आगे बढ़ना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फिगर में पहली नजर में क्या क्या ऑब्जर्व हो रहा है, फट से जवाब दोगे सर। फिगर में पहली नजर में दो बातें दिख रही हैं। बात नंबर 1, मुझे अपने फिगर में कंबाइंड वे में 2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहे हैं सर। एक तो मुझे ये वाला स्काई ब्लू वाला राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है सर फिगर में, और इसके अलावा ये पिंक वाला राइट एंगल ट्रायंगल मुझे मिल रहा है सर फिगर में। तो पहली नजर में जो पहली चीज दिख रही है सर, उसमें मुझे अपने फिगर में यही 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स कंबाइंड वे में ऑब्जर्व हो रहे हैं सर। दूसरी चीज क्या दिख रही है, दूसरा मुझे अपने फिगर में सर, ध्यान दीजिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल के टर्म में कुछ कहानी मिल रही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि राइट एंगल ट्रायंगल में वो कौन सा कंसेप्ट होता है जो कि साइड और एंगल को कोरिलेट करके बात करता है, तुरंत जवाब दोगे टी रेशो का कंसेप्ट। अब मुद्दा यह है कि टी रेशो तो 6 होते हैं, यहां पे कौन से टी रेशो की कहानी लगाऊं सर, इसको पता करते हैं। अगेन ये पता करना आसान है, कैसे पता करते हैं सर। तो कंसेप्ट कहता है कि आप अपने सवाल को पढ़ के यह पता करते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में कौन से साइड की कहानी गिवन है, कौन से साइड की कहानी निकालनी है। दोनों कहानी को जब कंबाइन कर देते हो तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि कौन सा टी रेशो इस्तेमाल करने की जरूरत है सर। सबसे पहले इस चीज को अपने स्काई ब्लू वाले छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पता करते हैं। तो छोटे वाले के लिए मेरा एंगल है सर अल्फा, यानी कि इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा सर। तो छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, स्काई ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन से साइड पे चर्चा मिल रही है, तो तुरंत कहोगे सर, ध्यान से सुनना, तुरंत कहोगे सर परपेंडिकुलर पे चर्चा मिल रही है। एक तो मिल गया, लेकिन दूसरी और कोई चीज नहीं मिल रही चर्चा वाली। यानी कि सर यहां पे अपने स्काई ब्लू वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक ही पैरामीटर मिल पाया है, दूसरा नहीं मिल पाया। इसी वजह से इसके लिए तो फिलहाल पता नहीं चल पा रहा कौन सा टी रेशो इस्तेमाल किया जाएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे वाले के लिए देखते हैं। अब चलते हैं अपने पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में। अब बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बीटा हमारा एंगल है सर। तो सामने वाला ये जो पूरा का पूरा होगा सर, ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये आपका क्या हो गया सर, हाइपोटेनियस, और ये आपका अभी भी क्या रहेगा, बेस रहेगा सर। अब अगेन वही सवाल
कि बड़े वाले पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन से साइड्स पे एनालिसिस दिख रही है, तो कहोगे सर कि बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए भी बस एक पैरामीटर मिल रहा है। आप कहोगे सर कि मुझे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सिर्फ P पे अपनी एनालिसिस दिख रही है और कोई पैरामीटर दिख ही नहीं रहा है, इसके लिए भी टी रेशियो पता नहीं चला। तो दोनों में से किसी ट्रायंगल के लिए टी रेशियो पता नहीं चला, तो ये सिचुएशन हमारे लिए नई नहीं है सर। हमने ऐसे बहुत सारे सवाल कर लिए हैं जहां पे अपने मल्टीपल ट्रायंगल्स में से किसी ट्रायंगल के लिए टी रेशियो पता नहीं चलता। उस केस में हम क्या जानते हैं, तो उस टाइप के केसेस में हम ये सीख क्या रहे हैं सर कि हमारे ट्रायंगल्स इस तरीके से बने होते हैं कि या तो हमारे ट्रायंगल्स में एक कॉमन साइड मिलती है या तो हमारे ट्रायंगल्स में इक्वल साइड की कहानी मिलती है। इस कंसेप्ट को यहां पे अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले कॉमन साइड ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो क्या आप यहां पे दोनों ट्रायंगल्स में यानी कि पिंक और स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में कोई कॉमन साइड ढूंढ पा रहे हो, तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम अपने कॉमन साइड को ढूंढ पा रहे हैं और वो कॉमन साइड यही बेस है सर, क्योंकि ये जो कॉमन साइड है सर ये मेरे स्काई ब्लू और पिंक दोनों ही ट्रायंगल में है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि आपका दूसरा पैरामीटर वही कॉमन या फिर इक्वल साइड होता है। तो अब मुझे क्लियर हो चुका है सर कि यही मेरे दूसरे पैरामीटर की तरह दोनों ट्रायंगल में काम करने वाला है। ये है क्या सर, तो दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये बेस का काम कर रहा है, तो दूसरा पैरामीटर मिल गया बेस। तो कौन सा टी रेशियो होता है जो कि डायरेक्टली पी बी पे बात करता है, कहोगे सर डायरेक्टली पी और बी पे बात करने वाले भैया टैन और कॉट होते हैं। अगेन हमने सीखा है जब साइन कॉस टैन से काम चल रहा हो तो रेसिप्रोकल पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब फुल एंड फाइनल तरीके से हम क्लियर हो चुके हैं कि मुझे अपने सवाल को सॉल्व करने के लिए टैन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो आपको समझ में आ चुका है कि इस बेस का आपको इस्तेमाल करना है। इसके बारे में कोई डाटा गिवन था, नहीं गिवन था, इसी वजह से इसको मैंने कोई वेरिएबल x मान लिया सर, इसी वजह से इसको मैंने कोई वेरिएबल x मान लिया सर। तो जितने भी फिगर में वेरिएबल्स का इस्तेमाल हुआ है सभी को समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल आना चाहिए। अब एनालिसिस पे आ जाते हैं, दोनों ट्रायंगल पे एक एक करके बात करते हैं सर। ध्यान से सुनिएगा। मान लो यहां पे व्हाइट कलर का, चलो ठीक है ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं। देखो चलो स्काई ब्लू का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे पहले अपने स्काई ब्लू वाले यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल के लिए बात कर लेते हैं। याद रखना निकालना क्या है, आपको y की वैल्यू निकालनी है किसके किसके टर्म्स में, तो h अल्फा बीटा के टर्म्स में, यानी कि यही निकालना आपका फोकस है। ध्यान से देखना। सबसे पहले अपने स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल की बात कर लेते हैं सर। तो स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल का नाम यहां पे लिख लेंगे ट्रायंगल OAB। तो यहां पे लिखेंगे सर इन राइट एंगल ट्रायंगल OAB, ठीक है। अब मुझे ये क्लियर है सर टैन का इस्तेमाल करना है। टैन के साथ एंगल क्या आएगा, तो छोटे वाले ट्रायंगल के लिए मेरा एंगल क्या है सर, अल्फा, तो टैन के साथ अल्फा आएगा। यानी कि यहां पे बोल देंगे टैन अल्फा बराबर फिगर के हिसाब से P बाई बी। अब फिगर के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर है y डिवाइडेड बाई फिगर के हिसाब से आपका बेस क्या है, ये x जो आपने माना है सर। तो टैन अल्फा बराबर y बाई एक्स हो गया। क्या हो गया सर, टैन अल्फा बराबर y बाई एक्स। आपको क्या निकालना है सर, y निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो y बराबर x टैन अल्फा आ जाएगा, y बराबर x टैन अल्फा आ जाएगा। अब यहां पे दिमाग लगाइए, देखिए y को इससे मैच करिए थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए। तो जब y को इससे मैच करोगे तो आप कहोगे सर कि मेरे y की वैल्यू आ रही है जो मुझे प्रूव करनी है h टैन अल्फा डिवाइडेड बाय टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। तो कुल मिला के ऊपर टैन अल्फा मुझे दिख रहा है सर। तो इससे कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि यही जो चीज फॉर्मूला में बच गई है ना, वही जरूर मेरे x की वैल्यू आ जाएगी। तो अपने दूसरे वाले ट्रायंगल में जाके अब इस बात को कंफर्म करते हैं। तो चलते हैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल में। अब मान लो पिंक वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेता हूं इन ट्रायंगल OAC। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल OAC, ठीक है सर। अगेन इसके लिए टैन का इस्तेमाल करेंगे। अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए मेरा एंगल है बीटा, तो टैन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिगर के हिसाब से P बाई बी। ध्यान देना, फिगर के हिसाब से P बाई बी। तो फिगर के हिसाब से P क्या है सर, y प्लस एच है। फिगर के हिसाब से आपका P क्या है सर, y प्लस एच है। ध्यान दीजिएगा ये पूरा का पूरा फिगर के हिसाब से परपेंडिकुलर है। डिवाइडेड बाय b, बेस तो अभी भी x है सर, बेस तो अभी भी यहां पे क्या है सर आपका x है। इतना सभी को क्लियर हुआ, क्या क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पे
तो यहां पे अब सॉल्व करना है। देखो आपको क्या निकालना है, समझिएगा बात को, आपको निकालना है y, और y और x दोनों जगह है सर। तो क्या एलिमिनेट करना ज्यादा सही रहेगा? तो आप तुरंत कहोगे सर कि मुझे कहानी में x नहीं चाहिए, इसलिए x एलिमिनेट करना ज्यादा सही रहेगा। तो x को हटा देते हैं सर कहानी से। कैसे हटाएंगे? यहीं से हटा लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां से अगर मैं x को निकालूं सर, तो x क्या बोल दूंगा? मैं बोल दूंगा यहां से x बराबर y बाई tan अल्फा। क्या बोल दूंगा सर? y डिवाइडेड बाई tan अल्फा। ये मैं यहां से अपने x की वैल्यू बोल दूंगा। इसी को यहां पे x के बदले सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो सब्स्टिट्यूट करूंगा सर, तो मेरे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, tan बीटा बराबर यहां पे y प्लस एच डिवाइडेड बाई x, और x के बदले हो जाएगा यहां पे y डिवाइडेड बाई tan अल्फा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? क्या आना चाहिए? इतना फटाफट नोट डाउन करिए। अब उस तरफ चलते हैं, ध्यान देना, इस तरफ आ जाते हैं सर। देखो अब ये जो फॉर्मेट है इसको सॉल्व करेंगे तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर यहां से कि मेरा जो tan बीटा हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा, देखो ये जो डिनोमिनेटर का tan अल्फा है ये ऊपर आ जाएगा। ये कैसी चीज है सर? ये a डिवाइडेड बाई, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये कैसी चीज है? ये a डिवाइडेड बाई b बाई c का फॉर्मेट है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये c ऊपर आ जाता है, यानी कि ac बाई b आ जाता है सर, ये सॉल्व होके। इसी कंसेप्ट को लगा लीजिए। तो यहां पे सर ये जो tan अल्फा है ऊपर आ जाएगा y प्लस एच के साथ। तो यहां पे हो जाएगा y प्लस एच, और यहां पे मल्टीप्लाई में आपका tan अल्फा हो गया सर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा है? y बचा है सर। इतना क्लियर है सभी को? क्लियर होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अब कर लेंगे सर, तो यहां पे हम बोल देंगे, ध्यान दीजिएगा, y tan बीटा बराबर यहां पे कितना हो जाएगा सर? तो ब्रैकेट खोलिए मल्टीप्लाई करके, y tan अल्फा प्लस यहां पे h tan अल्फा हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है? y वाले टर्म को एक तरफ करिए, इसको इधर बुला लेता हूं। तो ये हो गया y ब्रैकेट में tan बीटा, ध्यान दीजिएगा y tan बीटा पहले से है, y tan अल्फा माइनस साइन के साथ इधर आ जाएगा, y कॉमन निकाल लीजिएगा, यहां से tan बीटा और माइनस tan अल्फा यहां से कॉमन हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्टेप सभी को समझ में आया? लिख के ही बता देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इधर भेजते हैं सर, तो ये हो जाएगा y tan बीटा, इसको इधर बुला लेंगे तो माइनस y tan अल्फा। y वाले टर्म को एक तरफ कर लिया, बराबर इस तरफ बचा है सर h tan अल्फा। क्लियर है? इतना पहले नोट डाउन करिए। इतना सभी ने नोट डाउन कर लिया सर। अब आगे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कलर मान लो चेंज करके व्हाइट कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो y कॉमन निकाल सकते हैं सर, y को कॉमन निकाल लेते हैं। तो y कॉमन हुआ तो मेरे पास आ जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा, बराबर इस तरफ क्या बचा है सर? इस तरफ बचा है h tan अल्फा। क्या बचा है सर इस तरफ? इस तरफ बचा है h tan अल्फा, यही बचा है सर। y निकाल लेंगे, इस पूरे टर्म को डिनोमिनेटर में भेज देंगे, तो y बराबर हो जाएगा सर h tan अल्फा डिवाइडेड बाय ये जो टर्म यहां y में मल्टीप्लाइड में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि डिनोमिनेटर में हो जाएगा tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्लियर है सर सभी को? यही y की वैल्यू मुझे प्रूव करनी थी, मैंने प्रूव कर दी। मैच करिए। क्या यही चीज प्रूव नहीं करना था कि आपके टावर की जो हाइट आएगी वो आएगी h tan अल्फा, वो आएगी h tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। आ भी रही है सर, कुछ अलग नहीं, जो पढ़ा है वही अप्लाई किया और सवाल को बहुत अच्छे से सॉल्व किया सर। तो एक इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा। आई होप सवाल की कहानी यहां पे आपको समझ में आई। क्लियर है? फटाफट चीजों को पहले नोट डाउन करो। अब देखो, ये जो हमने सवाल को सॉल्व करने का अप्रोच देखा सर, ये बोर्ड एग्जाम का अप्रोच देखा। यानी कि अगर ये सवाल 3 मार्क्स या ज्यादा में बोर्ड एग्जाम में आता है तब ऐसे बनाएंगे, कंपटीशन में ऐसे बनाएंगे क्या? ऐसे नहीं बनाएंगे सर, कॉम्पिटिशन्स में अपने ऑब्जेक्टिव अप्रोच से बनाएंगे। कैसे? अगेन ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से देखना। देखो, तो यहां पे ऑब्जेक्टिव अप्रोच पे चलते हैं और चीजों को सोचने की थोड़ा सा कोशिश करते हैं, मजेदार होगा। ध्यान से देखना। देखो, फिगर जाना पहचाना लग रहा है क्या? फटाफट मेरे को बताओ कि ये फिगर आपको जाना पहचाना लग रहा है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल जाना पहचाना फिगर है, क्योंकि याद करिएगा इस टाइप के फिगर की एनालिसिस हमने अपने कंसेप्ट वाले लेक्चर में की है। क्या इस टाइप के फिगर की एनालिसिस नहीं की है? बिल्कुल की है सर, बस इसी फिगर को तो घुमा दिया गया है सर। बिल्कुल सेम टाइप का फिगर आपको यहां पे दिख रहा होगा। इस टाइप के फिगर की एनालिसिस हमने बहुत अच्छे से की है। अब यहां पे इसी फिगर की एनालिसिस पे चीजों को सेट करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहां पे। तो यहां पे अगर फिगर के हिसाब से बात करूं तो याद करना जो आपको बोला सर, अपने फिगर की एनालिसिस में मुझे पता है सर कि यही पोर्शन डी का काम करता है। यही पोर्शन क्या होता है सर? डी का काम करता है। याद करिएगा सब कुछ। अब देखो,
अब आपको पता है सर कि इस टाइप के फिगर में यहां पे अल्फा होता है, यहां पे बीटा होता है। अब थोड़ा सा समझना, देखो अल्फा बीटा का ऑलरेडी इस्तेमाल कर दिया गया है, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैं इसको अल्फा डैश कह देता हूं, इसको बीटा डैश कह देता हूं, इसको डी डैश कह देता हूं, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आता था सर, याद करो, हमारा एक्सप्रेशन आता था डी बराबर एच ब्रैकेट में कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, कुल मिला के यहां पे कॉट के साथ छोटा वाला एंगल होता है, यहां पे बड़ा वाला एंगल होता है। और फिगर किस टाइप का होता है, फिगर कुछ इस टाइप का होता है सर, हमें बहुत अच्छे से याद है, ये इतनी दूर डी होता है सर, ये छोटा वाला एंगल अल्फा होता है, ये बड़ा वाला एंगल बीटा होता है, और ये मेरा एच होता है। इसी को घुमा दोगे ऐसा फिगर आ जाएगा सर, क्लियर है। अब यहां पे सर ये जो अल्फा डैश बीटा डैश है, समझिएगा मैंने डैश डैश माना है, डैश डैश के टर्म्स में कहानी लिख लेते हैं, डैश डैश माना इसी वजह से डैश डैश के टर्म्स में। क्यों डैश डैश किया, क्योंकि ऑलरेडी अल्फा बीटा का इस्तेमाल हो गया, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसी वजह से मैंने पूरे फॉर्मूले को डैश डैश में चेंज कर दिया, एच डैश डी डैश अल्फा डैश बीटा डैश और फॉर्मूला डैश में ऐसा आ गया सर, ठीक है। अब ध्यान दो, अब आपको पता है सर कि आपको इन एंगल्स की जरूरत है, नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल आसानी से। आपको अगर यहां के एंगल्स पता है तो यहां के भी निकाल लोगे सर। निकालना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बीटा डैश की बात करता हूं, तो अगर अपने इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल को देखोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री होता है, आपको पता है सर, तो ध्यान दीजिएगा। तो छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक्यूट एंगल है अल्फा, और ये एक्यूट एंगल को मैंने बीटा डैश बोला है, तो दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्या यहां से बीटा डैश नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लोगे, क्या बोल दोगे, 90 माइनस अल्फा। यानी कि यहां पे मैंने इस एंगल को इन एंगल के टर्म में निकाल लिया, कितना आया है सर, 90 माइनस अल्फा, यानी कि ये कितना है सर आपका 90 माइनस अल्फा है, क्लियर है। इसी से समझ में आ रहा होगा कि ये क्या निकल के आएगा। अब अगेन चलते बड़े वाले पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे। देखो पिंक वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगेन मेरे दोनों एक्यूट एंगल्स का जो सम होगा सर वो 90 डिग्री के बराबर होगा। अब एक है अल्फा डैश, ठीक है सर, दूसरा एंगल है बीटा, तो इतना कंफर्म है कि अल्फा डैश और बीटा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। निकालना आपको क्या है सर, अल्फा डैश। अल्फा डैश यहां से क्या बोल दोगे, बीटा को उधर भेज दो, 90 माइनस बीटा हो जाएगा सर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आपका आ गया है यहां पे 90 माइनस बीटा सर। अब हम सारी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करते, तो देखो सवाल ने आपको इस डी डैश की वैल्यू पहले से बता दी है कि एच के बराबर है, पुट कर लीजिए यहां पे, एच के बराबर है, पहले से बता दिया गया है, बराबर यहां पे एच डैश। अब देखो ये जो एच डैश है ये आपको मालूम नहीं है, ये जो एच डैश है सर ये आपको मालूम नहीं है, तो इसको मैं यहां पे एच डैश ही रहने देता हूं। ब्रैकेट के अंदर कॉट अल्फा डैश, अब देखो अल्फा डैश क्या आया है 90 माइनस बीटा, तो कॉट 90 माइनस बीटा, यहां पे मिडिल ब्रैकेट कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से कहानी समझ में आए, माइनस यहां पे कॉट बीटा डैश, बीटा डैश क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा ये हो जाएगा सर, ठीक है। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो h बराबर यहां पे h डैश, यहां पे देखो कॉट 90 माइनस बीटा, इस टाइप के एंगल्स को कैसे सॉल्व करना है याद करो, कंसेप्ट के लेक्चर में बताया था। तो कॉट 90 माइनस बीटा उस कंसेप्ट को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सर tan बीटा। कॉट 90 माइनस अल्फा उस कंसेप्ट को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा सर, tan अल्फा बन जाएगा। तो अल्टीमेटली ये सॉल्व हो के आ गया है tan बीटा माइनस tan अल्फा। यहां पे ये कहानी सभी को समझ में आ रही है क्या, आनी चाहिए। अब देखो यहां पे समझो बात को, यहां पे मैं देख रहा हूं सर कि अल्फा बीटा और एच के टर्म्स में कहानी है, और यहां पे ये एक्स्ट्रा एच डैश है जो कि मेरे काम का नहीं है, क्योंकि ये जो एच डैश है सर समझिएगा, एच डैश क्या होता है, तो फिगर के हिसाब से यही एक्स एच डैश का काम कर रहा है सर, फिगर के हिसाब से यही एक्स एच डैश का काम कर रहा है सर। लेकिन मुझे तो यहां पे सर एच डैश चाहिए नहीं, मुझे यहां पे क्या चाहिए सर, मुझे तो ये वाली हाइट चाहिए, वाई क्या होगी। अब समझना, आपके पास जो कहानी आ रही है उसमें ये इन्वॉल्व है जो कि मेरी जरूरत नहीं है, और आपको ये वाली साइड की कहानी निकालनी है। तो जब मैं अपने दोनों साइड को देखूंगा तो दोनों साइड मेरे एक ही ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं, तो अगर दोनों चीजें एक ही ट्रायंगल में लाई कर रही हैं तो क्या मैं अपनी जरूरत वाली चीज से ना जरूरत वाली चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता टी रेशो से, बिल्कुल कर दूंगा सर। तो देखिए और ध्यान दीजिए, इस स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में ये क्या है सर, तो ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये क्या है सर, बेस का काम कर रहा है। तो कौन सा टी रेशो होता है जो कि पी बी पे बात करता है, कहोगे tan होता है सर।
और छोटे वाले ट्रायंगल के लिए एंगल क्या है, अल्फा, तो tan अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान देना यहां पे tan अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। तो tan अल्फा क्या बोल दोगे सर, tan अल्फा यहां से बोल दोगे y/x, और यही x तो h डैश है, यही x तो h डैश है। सर इतना सभी को समझ में आ रहा है? आपको क्या निकालना है, y क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y बराबर h डैश tan अल्फा हो गया सर। अब आपको यहां से सिंपली h डैश की वैल्यू वहां पे डाल देनी है सर। तो यहां से अगर मैं h डैश निकालूं तो क्या आ जाएगा सर, तो यहां से h डैश बराबर हो जाएगा सर ये h, और ये जो मल्टीप्लाई का टर्म है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि tan बीटा माइनस tan अल्फा। इसको सीधे वहां पुट कर देते हैं सर, तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसके बदले h, ऊपर ऑलरेडी tan अल्फा है, तो h इंटू tan अल्फा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में tan बीटा माइनस tan अल्फा। क्या सेम कहानी आपको आती हुई नहीं दिख रही है सर? इस अप्रोच से भी दिख रही है। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच हर जगह काम करता है, बस आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के बारे में कुछ और बातें बताऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले इतना फटाफट नोट डाउन करो, फटाफट इतनी कहानी नोट डाउन करो। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच की बात को थोड़ा सा यहां पे फिर से समझिएगा ध्यान से। तो यहां पे थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अप्रोच की कहानी फिर से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखना, रिवाइज करवा दे रहा हूं। देखो कुल मिला के इस टाइप की फिगर की एनालिसिस हम करके आ चुके हैं बहुत अच्छे से कंसेप्ट के लेक्चर में। सर इसी टाइप का फिगर है, बस ये क्या है, रोटेटेड फिगर है, घुमा हुआ फिगर है। तो इसको इसके हिसाब से अगर मैं सेट करूंगा तो मैं पता कर सकता हूं अल्फा कौन होगा, बीटा कौन होगा, एच कौन होगा, बहुत अच्छे से पता कर सकता हूं। अब देखो ऑलरेडी सवाल में अल्फा बीटा का इस्तेमाल हो गया है, इसी वजह से मैंने दोबारा अल्फा बीटा नहीं लिखा, इसी वजह से फिगर के सारा पैरामीटर को मैंने हल्का सा चेंज कर दिया, डैश डैश लगा दिया, यानी एच डैश बोल दिया, छोटे वाले एंगल को अल्फा डैश, बड़े वाले एंगल को बीटा डैश, इसको डी डैश बोल दिया। तो इस हिसाब से हमारा जो फॉर्मूला आ रहा था वो फॉर्मूला क्या आ रहा था सर, यही आ रहा था, डी डैश बराबर एच डैश ब्रैकेट में कॉट अल्फा डैश माइनस कॉट बीटा डैश। यहां पे छोटा वाला एंगल होता है और यहां पे बड़ा वाला एंगल होता है सर, हमें बहुत अच्छे से पता है। अब इन एंगल्स को अपने फिगर के हिसाब से पता तो लगाएंगे ना सर, क्योंकि मुझे पता है कि यही छोटा वाला एंगल है अल्फा डैश, यही बड़ा वाला है बीटा डैश। अब आपको जो कहानी गिवन है वो अल्फा बीटा के टर्म में है, तो मैंने क्या किया, इन एंगल की कहानी इन गिवन एंगल के टर्म्स में निकाली। तो कैसे निकाली समझ में आया? मुझे पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के एक्यूट एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर होता है, तो इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, तो ध्यान रखिएगा दोनों मिलके 90 डिग्री है, तो मैं यहां पे सीधे बोल दूंगा ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा। अगेन बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी दोनों एक्यूट एंगल का सम 90 डिग्री, तो वहां से बोल दूंगा सर ये एंगल बीटा, यानी कि ये 90 माइनस बीटा होना चाहिए सर। तो मैंने अल्फा बीटा के टर्म्स में अपने अल्फा डैश बीटा डैश को निकाल लिया बहुत अच्छे से। और क्या क्या पता है सर, तो फिगर के हिसाब से मुझे पता है कि यही जो डी डैश है वही गिवन है एच। समझ रहे हो बात को? फिगर के हिसाब से दिख रहा है सर मुझे। अब आगे फिगर के हिसाब से ये एच डैश होगा, ये भी मुझे पता है सर, क्लियर है। अब सब कुछ यहां पे हमने वैल्यू को पुट किया, तो वैल्यू को पुट करके जब सॉल्व किया सर तो सारी कहानी सॉल्व हो रही है, और इनको कैसे सॉल्व करना है ऑलरेडी कंसेप्ट के लेक्चर में सिखा चुका हूं सर, सॉल्व किया। अब जब मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है सर, उस रिजल्ट को देख रहा हूं, तो मेरे काम का एच है यहां पे, अल्फा बीटा होना चाहिए, ये भी है यहां पे। काम का क्या नहीं है सर, तो एच डैश काम का नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है सर, क्योंकि फिगर में ये एच डैश है, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वाई चाहिए सर। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये एच डैश एक्स्ट्रा आ रहा है, इसी को मुझे हटाना है, मुझे एक्चुअली में ये वाई निकालना है। तो जब मैं देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है सर कि ये दोनों की दोनों चीजें एक ही ट्रायंगल में है। तो अगर मैं टी रेशियो का कंसेप्ट लगा दूं तो टी रेशियो के कंसेप्ट की मदद से मैं इसको हटा सकता हूं। कैसे? तो यहां पे मैंने देखा कि जिन साइड्स पे डिस्कशन हो रहा है वहां से मेरे पास tan आएगा, tan का फॉर्मूला लगाया, y निकल के आ गया है एच डैश tan अल्फा के टर्म में, और यही एच डैश तो हटाना है सर, एच डैश ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहां से रीसब्स्टिट्यूट किया, मेरे y की वैल्यू एक्चुअली अब आ चुकी है अल्फा बीटा एच के टर्म्स में। कहानी खत्म, पैसा हजम। तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए सर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत अच्छा सवाल कंपटीशन के लिए भी, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि सवाल में जितनी भी कहानी आपको बताई वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। एक बार अच्छे से देख लो, यहां पे नोट कर लो। इन केस कहीं पे कोई डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इन केस इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4th से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड।
और मैग्नेट ब्रेन दूसरे चैनलों जैसा नहीं है जो कि ललचाने के लिए शुरुआत का कंटेंट फ्री में देके आगे के कंटेंट के लिए पैसे मांगता है। यहां पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है और आगे भी रहेगा। बस अपना प्यार हम पे इसी तरीके से बनाए रखें। थैंक यू।